डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस की डेट अनाउंस हो चुकी है और इसी डेट के अंतर्गत आपका जो भी 23, 24, 25 और उसके बाद से 30, 31 को एग्ज़ाम होने वाले टॉपिक्स से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, उसी अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं। और इसी उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस में एक टॉपिक है आपका पुलिस प्रणाली, और पुलिस प्रणाली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पुलिस सिस्टम। और इस पुलिस सिस्टम को भी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस में अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। तो अब थोड़ा सा हम लोग शुरू करते हैं कि ये पुलिस प्रणाली के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता और किस किस चीज़ों पर क्वेश्चन बन सकता है। तो डियर स्टूडेंट, पहले तो आप लोग ये जानिए कि पुलिस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। पुलिस शब्द की उत्पत्ति, और कोशिश करिएगा कि जो भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ थोड़ा बोर्ड वगैरह पे एक तरीके से लिखावट वगैरह आप लोगों को हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन लेक्चर सुन करके इसको लिखने की कोशिश करिएगा, तभी ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। सुनने से इतना आप लोग शार्प माइंडेड नहीं है जो एक बार सुन लिए तो फिर वो आप लोगों को याद हो जाए। तो कम से कम नोट्स बना रहेगा, तो उसको जब बार बार पढ़ेंगे तब जा कर के वो चीज़ें आप लोगों को एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो इस पुलिस शब्द की उत्पत्ति, एक शब्द है लैटिन शब्द हुआ करता है जिसका नाम है पोलेटिया। पोलेटिया, और इसी पोलेटिया शब्द से इस पुलिस की उत्पत्ति हुई है। और इस पोलेटिया का शाब्दिक अर्थ क्या उस समय हुआ करता था? नगर प्रशासन। नगर प्रशासन। तो एक तरीके से इसकी शाब्दिक अर्थ से यह प्रतीत होता है कि ये जो पुलिस है या पोलेटिया है, जो नगरों का प्रशासनिक व्यवस्था का सुचारू ढंग से संचालन करता था, उसी को पोलेटिया के नाम से जाना जाता था। और यही पोलेटिया बाद में किस नाम से संबोधित किया गया? तो ग्रीक शब्द आया, और ग्रीक शब्द में इसी पोलेटिया को पुलिस शब्द नाम दिया गया। अब थोड़ा सा इस पुलिस के इतिहास को जान लेते हैं, क्योंकि आपका इसी पुलिस से संबंधित आपका इतिहास से भी क्वेश्चन उठने की संभावना बनती है कि ये पुलिस किस तरीके से अस्तित्व में आई। हालांकि प्राचीन इतिहास में भी पुलिस का एक तरीके से वर्णन प्राप्त होता है, जैसा कि पाली साहित्य में। पहला इतिहास में क्या हम ले सकते हैं? तो पाली साहित्य। और ये जो पाली साहित्य है, इसी पाली साहित्य में इस पुलिस को किस नाम से संबोधित किया गया? तो नगर रक्षक के नाम से संबोधित किया गया। मतलब ऐसा वर्ग जो नगर की रक्षा करता है वो क्या कहलाता है? पुलिस शब्द के अंतर्गत शामिल किया गया था। अब पाली साहित्य के बाद आपका आ जाता है मौर्य काल। मौर्य काल, और मौर्य काल में आपका इस पुलिस को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो इसको रक्षित या फिर दंडपाल के नाम से संबोधित किया जाता था। दंडपाल, तो मतलब कि जो भी आम जनता की रक्षा करता था वो पुलिस की श्रेणी में शामिल होता था, लेकिन उस समय इसे पुलिस न कह करके क्या कहा जाता था? रक्षित कहा जाता था। और जो भी व्यक्ति समाज में नियम कानून का उल्लंघन करता था, इन्हीं के द्वारा दंड उन्हें प्रदान किया जाता था, इस कारण से इसे दंडपाल कहा गया। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण काल है वो है आपका गुप्त काल। वो कौन सा है? गुप्त काल। और इस गुप्त काल में जो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे किस नाम से जाना जाता था? दंडपाड़िक के नाम से जाना जाता था। अब इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपका प्राचीन भारत में गुप्त काल में पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो उसे दंडपाड़िक के नाम से जाना जाता था। जैसा कि अभी कुछ दिन उत्तर प्रदेश लेखपाल का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसी लेखपाल के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि मध्यकालीन इतिहास में आपका लेखपाल को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो मध्यकालीन इतिहास में आपका लेखपाल को पटवारी के नाम से संबोधित किया जाता था। तो और ये जो पटवारी शब्द का उल्लेख है या इस पद का जो उदय हुआ वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में किया गया। अब उसी तरीके से ये पूछ सकता है कि गुप्त काल में पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो दंडपाणिक या दंडपाशिक भी इसे कहीं कहीं संबोधित किया गया है। ठीक, अब आते हैं हम लोग मध्यकाल में। मध्यकाल यानी कि आपका दिल्ली सल्तनत और आपका मुगल डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश। और इस मध्यकाल में इस पुलिस को कोतवाल, फौजदार और चौकीदार
ये 3 नामों से संबोधित किया जाता था। तो अब यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास में पुलिस को ही किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो कोतवाल, फौजदार और चौकीदार के नाम से संबोधित किया जाता था। अब इस पुलिस व्यवस्था की जो असली नींव पड़ी वो अंग्रेज़ों के शासनकाल में पड़ी। और ये अंग्रेज़ों का आगमन जो है वो कब हुआ था? तो ये आपका आगमन हुआ था आधुनिक इतिहास में। इनका आगमन आधुनिक इतिहास में। और वैसे भी अगर इतिहास के पार्ट देखा जाए तो इतिहास के पार्ट में आपका पहला प्राचीन इतिहास, ये रूपरेखा हमने बना दिया। मध्यकालीन में पुलिस को किस नाम से जाना जाता था, ये क्लियर हो गया। अब जो इसकी वास्तविक नींव पड़ी, वो वास्तविक नींव जो आज के समय में वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं वो आधुनिक इतिहास में ही पड़ी थी। और इसी आधुनिक इतिहास में आपका बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। और इसी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा आपका गाँव की रक्षा करने के लिए ग्राम पुलिस का गठन किया गया। गाँव की रक्षा करने के लिए ग्राम पुलिस का गठन किया गया। उसके बाद से आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस आया। लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ बन गया कि भारत में पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पुलिस सेवा का जनक, तो भारत में पुलिस सेवा का जनक आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस सेवा का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में जो है वो आपका पुलिस थाने की स्थापना की गई। और प्रत्येक ज़िले में इसने पुलिस थाने की स्थापना किया। उसके साथ साथ इसने पुलिस पद को स्थायित्व प्रदान किया। और जो भी पुलिसकर्मी हुआ करते थे उन पुलिसकर्मियों को इसके द्वारा वेतनभोगी बनाया गया। इसी कारण से लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का जनक या जन्मदाता माना जाता है। अब एक क्वेश्चन यूपी स्पेशल से हम आप लोगों के लिए भेज रहे हैं और उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर दीजिएगा कि लाट साहब का मकबरा कहाँ स्थित है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, लाट साहब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग आंसर दीजिएगा। उसके बाद से अगर आप लोग जब सही सही आंसर देते हैं तब हमें भी खुशी होती है, क्योंकि जो भी हमने पढ़ाया है उसको आप लोगों ने क्या किया है, याद कर लिया है। इससे हमारी खुशी और दुगुनी हो जाती है। तो इस तरीके से लॉर्ड कॉर्नवालिस तक आ गए। अब थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने का मतलब कि आपका 1860 और 1860 में क्या हुआ? तो 1860 में प्रथम पुलिस आयोग का गठन किया गया। प्रथम पुलिस आयोग का गठन। और जब ये प्रथम पुलिस आयोग का गठन किया गया तो इसी समय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधि आयोग का भी गठन किया गया था। विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन। और जब विधि आयोग का गठन किया गया तो उस विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो उसे विधि आयोग का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया वो किया गया था लॉर्ड मैकाले को। और लॉर्ड मैकाले को जब विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो उसी लॉर्ड मैकाले को एक तरीके से पुलिस आयोग का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। और इसी पुलिस आयोग का जब 1860 में गठन किया गया तो इसी पुलिस आयोग के द्वारा आपका 1861 में एक अधिनियम बन करके आया जिसे पुलिस एक्ट के नाम से जाना जाता है। पुलिस एक्ट। और ये पुलिस एक्ट आपका 1861 ईस्वी में किसके शासनकाल में आया? तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आया। तो यहाँ पर आपका कई क्वेश्चन अब पुटअप हो गए। पहला क्वेश्चन कि प्रथम पुलिस आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर हो गया कि प्रथम पुलिस आयोग का गठन 1860 में हुआ। उसके बाद से 1861 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आपका किसका गठन किया गया? पुलिस एक्ट का निर्माण किया गया। और जब पुलिस एक्ट का निर्माण हुआ तो इसी पुलिस एक्ट के निर्माण के परिणाम स्वरूप इसमें कुल धाराओं की संख्या कितनी थी या कितनी है? तो कुल धाराओं की संख्या जो है वो कुल धाराओं की संख्या आपका 358 है। सॉरी, कुल धाराओं की संख्या आपका 47 है। 47
वो 358 नई नई जो बीएनएस आया है वो दिमाग में चला गया है, तो भी बीएनएस के बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे, भारतीय न्याय संहिता, और उस भारतीय न्याय संहिता से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक नया नया अधिनियम आया है। तो इस तरीके से जब 1861 में पुलिस एक्ट का निर्माण हुआ तो इस पुलिस एक्ट में कुल धाराओं की संख्या 47 है, जो कि आज भी यही पुलिस अधिनियम कार्य रूप में संचालित हो रहा है। और इसी पुलिस एक्ट के अंतर्गत जितने भी पुलिस से संबंधित नियम कानून हैं वो सारे नियम कानून इसी पुलिस एक्ट में संग्रहित किए गए हैं। तो इस तरीके से जब पुलिस एक्ट का निर्माण हो गया तब जाकर के कुछ समय के पश्चात आपका 1902 में, कुछ समय के पश्चात 1902 में, और 1902 में आपका दोबारा यानी कि दूसरा पुलिस आयोग का गठन हुआ। और जब दूसरा पुलिस आयोग का गठन 1902 में हुआ तो इस आयोग का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, ये भी क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट बनता है कि दूसरे पुलिस आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा। और जब एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा यह दूसरे पुलिस आयोग का गठन 1902 में किया गया तो इसी एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा जो पुलिस आयोग का गठन किया गया, इसी दूसरे पुलिस आयोग के अंतर्गत कुछ नए पदों का क्या किया गया, सृजन किया गया, जिसमें आपका डीजीपी था, उसके बाद से डीजीपी के बाद से आईजी था, आईजी के बाद से आपका आरपीएफ था, तो डीजीपी हो गया, डीएसपी हो गया, आरपीएफ हो गया, ये सभी का गठन दूसरे पुलिस आयोग के अंतर्गत किया गया। तो हालांकि इस पे क्वेश्चन बनने की संभावना बिल्कुल कम बनती है। मुख्य रूप से आपका क्वेश्चन 1860 को ले लीजिए, 1861 को ले लीजिए, 1902 को ले लीजिए, और उसके बाद से ये कुल धाराओं की संख्या, तो ये हो गया। और दूसरा पुलिस आयोग का गठन हुआ जिसकी अध्यक्षता एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा किया गया, और इसी एंड्रयू फ्रेजर के माध्यम से आपका डीआईजी, डीएसपी और आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इनका गठन किया गया। रेलवे सुरक्षा बल का भी गठन दूसरे पुलिस आयोग के अंतर्गत किया गया। तो अब इस तरीके से आपका जब पुलिस आयोग का गठन हो गया तब जाकर के आपका पुलिस से संबंधित क्रियाएं और सुचारू ढंग से क्या की जाने लगी, संचालित की जाने लगी। अब जब संचालित किया जाने लगा तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद से तब इसका कंसेप्ट आप अपने से देखिए। अब उसके बाद तब हम आएंगे वर्तमान में। तो ये तो आधुनिक इतिहास की घटनाएं हो गई, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए तो वर्तमान स्थिति में ये कहा गया है कि आपका प्रत्येक राज्य का एक पुलिस बल होगा, प्रत्येक राज्य का एक पुलिस बल होगा। अब एक क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वर्णन, वर्तमान समय में वर्णन, तो संविधान के किस अनुच्छेद में या कहाँ कहाँ पर पुलिस संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए, भारतीय संविधान की बात की जाए तो भारतीय संविधान में 2 जगहों पर आपका पुलिस के संबंध में प्रावधान दिया गया। पहला कहाँ दिया गया है, तो अनुच्छेद 246 में, अनुच्छेद 246 में। और इसी अनुच्छेद 246 में ये कथन दिया गया है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक पुलिस बल होगा। उसके बाद से संविधान की 7वीं अनुसूची, संविधान की 7वीं अनुसूची, और ये जो संविधान की 7वीं अनुसूची है, इसी 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। और इसी शक्ति विभाजन के अंतर्गत संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो अगला क्वेश्चन इस पे बन जाता है कि पुलिस जो है वो किसका विषय माना जाता है। तो पुलिस जो है आपका राज्य सूची का विषय माना जाता है। तो इस तरीके से भारतीय संविधान में आपका अनुच्छेद 246 तथा 7वीं अनुसूची के राज्य सूची का विषय पुलिस को शामिल किया गया है। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेल वार्डन में भी पूछा है, उसके बाद से आपका एसआई वगैरह के भी परीक्षाओं में, यूपीएसआई के परीक्षाओं में पूछा है कि ये जो पुलिस है, इस पुलिस है और इस पुलिस का जो पुलिस का जो आपका
इंग्लिश होता है वो है आपका POLICE। और इसी पुलिस के इंग्लिश वर्जन में या मीनिंग में आपका एक क्वेश्चन उठा देता है कि पुलिस में L शब्द का क्या तात्पर्य है या फिर पुलिस में E शब्द का क्या तात्पर्य है। तो इसका भी फुल फॉर्म आप लोग जरूर नोट कर लीजिए, जरूर याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। तो P का मतलब हो गया पोलाइट, P का मतलब हो गया पोलाइट, और पोलाइट का हिंदी क्या हो गया, विनम्र। उसके बाद से O का मतलब क्या हो गया, तो O से आपका होता है ओबीडिएंट, ओबीडिएंट, और ओबीडिएंट का फुल फॉर्म हिंदी क्या होता है, आज्ञाकारी। तीसरा आपका है L, L यानी कि लॉयल, लॉयल का मतलब हो गया निष्ठाकारी या आपके प्रति निष्ठावान। उसके बाद से I का मतलब क्या हो गया, तो I का मतलब हो गया इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट की हिंदी हो गई आपका बुद्धिमान। और C का मतलब क्या हो गया, करेजियस, C का मतलब करेजियस, और करेजियस का मतलब क्या हो गया, साहसी, करेजियस का मतलब साहसी। E का मतलब क्या हो गया, तो E का इंग्लिश होता है एफिशिएंट, एफिशिएंट, और एफिशिएंट का हिंदी क्या हो गया, दक्ष। तो इस तरीके से आपका इसमें से कोई भी एक शब्द उठा करके पूछ देता है कि पुलिस में L का शाब्दिक अर्थ क्या है, E का शाब्दिक अर्थ क्या है, या C का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो P का मतलब पोलाइट हो गया, O का मतलब ओबीडिएंट हो गया, L का मतलब लॉयल, I का मतलब इंटेलिजेंट, और C का मतलब करेजियस, और E का मतलब एफिशिएंट। तो इस तरीके से ये फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब इस पर जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। पहला तो ये कि उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्वज का रंग क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका बन जाता है यूपीपी के ध्वज का रंग, यूपीपी के ध्वज का रंग। तो यूपीपी के ध्वज का रंग क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज का रंग लाल और नीला होता है। अब दूसरा क्वेश्चन, यूपीपी का प्रतीक चिन्ह, यूपीपी का प्रतीक चिन्ह। तो यूपीपी का जो प्रतीक चिन्ह है वो यूपीपी का प्रतीक चिन्ह में आपका एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में किस अनाज की बाली को रखा गया है। तो आपका गेहूं के अनाज की बाली रखी गई है। तो ये आपका इस तरीके से गेहूं के अनाज की ये क्या कर दी गई है, दोनों तरफ से बाली का निर्माण किया गया है। और उसके बाद से इसी गेहूं के बाली दोनों तरफ हैं आपका, और इसी गेहूं के बाली के बगल में आपका किसका निर्माण किया गया है, तो इसमें मछली का निर्माण किया गया। तो ये आपका दोनों तरफ से गेहूं की बाली हो गई, और बाली के बाद यहाँ पर आपका किसका आकृति बनी हुई है, तो यहाँ पर आपका मछली की आकृति बनी हुई है। दोनों तरफ से क्या है, मछली की आकृति। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, तो इसके ऊपर आपका अशोक स्तंभ, इसके ऊपर अशोक स्तंभ। तो इस तरीके से पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है, इसमें अनाज की बाली, दो मछलियां, और उस पर क्या रखा गया है, अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया है। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद से उत्तर प्रदेश का आदर्श, उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। तो ये अभी आपका जो कैंसिल पेपर हुआ है उसी कैंसिल पेपर में इसमें क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश का आदर्श वाक्य, और ये आदर्श वाक्य से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, जैसे कि मानवाधिकार आयोग का आदर्श वाक्य क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है, भारतीय जीवन बीमा निगम का आदर्श वाक्य क्या है। तो एक क्वेश्चन आपका आदर्श वाक्य से भी आ सकता है, और इसको हम अपने चैनल पे ही पूरा डिटेल रूप से पढ़ाए हुए हैं, और प्ले लिस्ट में आप स्टैटिक जीके में जा करके इसको आसानी से खोज करके पढ़ सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो आदर्श वाक्य है वो आपका आदर्श वाक्य क्या है, तो आदर्श वाक्य आपका है कि सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, सुरक्षा आपका संकल्प हमारा। अब अगला क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का आदर्श वाक्य क्या है, तो सुरक्षा आपका संकल्प हमारा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन कब किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन कब किया गया, यूपीपी का गठन। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो गठन है वो आपका 1863 में किया गया था, 1863। और 1861 में आपका क्या बना था, तो 1861 में आपका
पुलिस एक्ट का निर्माण हुआ और उसी पुलिस एक्ट के अंतर्गत आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन 1863 में किया गया। अब अगला क्वेश्चन कि यूपीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूपीपी का मुख्यालय, तो यूपीपी का मुख्यालय आप लोग ज़्यादातर लखनऊ, लेकिन पूरा एड्रेस के साथ याद रखिए, क्योंकि हो सकता है कि रीजनिंग के मानसिक अभिरुचि वाले पार्ट में इसको डाल सकता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है वो सिग्नेचर बिल्डिंग, नोट कर लीजिएगा, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर लखनऊ में इसका मुख्यालय स्थित है। अब अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश पुलिस के कुल जिले कितने हैं। और ये बहुत सारे जगहों पे मैंने क्वेश्चन पूछा इसका कि उत्तर प्रदेश पुलिस के कुल जिले कितने हैं। तो इसमें ऑप्शन ज़्यादातर, जब हमने ऑप्शन भी बच्चों को दिया तो ज़्यादातर लड़कों ने 7 मारा, कुछ लोगों ने 8 मारा और कुछ लोगों ने 18 मारा। तो ये एक तरीके से बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश में जितने ज़िले हैं उतनी जगह पर पुलिस कार्यरत है कि नहीं है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के कुल ज़िले कितने हैं, 75। और जो 7-8 बता रहे थे वो अपना आग में दूसरी चीज़ रख करके बता रहे थे। जैसे कि अगला क्वेश्चन इसी पर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के कुल मंडल कितने हैं। तो यूपीपी के जो कुल मंडल हैं, यूपीपी के कुल मंडल, तो उत्तर प्रदेश के कुल मंडल की संख्या आपका कितनी है, 8 है। अब इस 8 का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से भी बन जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंडल का गठन नहीं किया गया। तो उत्तर प्रदेश के जो मंडल हैं उसमें आपका पहला हो गया लखनऊ, दूसरा बरेली, तीसरा मेरठ, चौथा आगरा, पांचवा कानपुर, छठवां प्रयागराज, सातवां वाराणसी और 8वां आपका गोरखपुर। तो इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश पुलिस के कुल मंडलों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। अब अगला पॉइंट आता है, और अगला पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश में कुल कमिश्नरेट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुल कमिश्नरेट। तो उत्तर प्रदेश में कुल कमिश्नरेट की संख्या कितनी है, तो कुल कमिश्नरेट की संख्या आपका 7 है। अब ये कमिश्नरेट होता क्या है, तो कमिश्नरेट का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर पुलिस कमिश्नर नामक पद का उदय किया गया है उसे उत्तर प्रदेश कमिश्नरेट के नाम से जाना जाता है। और इस तरीके के कितने ज़िलों में गठन किया गया है, तो 7। अब 7 में कौन कौन से हैं, तो आपका लखनऊ हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, प्रयागराज हो गया और आगरा। ये 7 जगहों पर उत्तर प्रदेश पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना की गई है। और इसका जो नियंत्रण किया जाता है वो इन जिलों पर पुलिस कमिश्नर के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। और जहां पर कमिश्नरेट नहीं है वहां पर पुलिस प्रशासन का नियंत्रण करने वाला पदाधिकारी डीएम के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग आते हैं कि राष्ट्रीय पुलिस दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पुलिस दिवस, तो राष्ट्रीय पुलिस दिवस जो है वो आपका प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पुलिस दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका वो 21 अक्टूबर, प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आपका 1949 में लद्दाख में कुछ चीनी गोलीबारी हुई थी और इसी चीनी गोलीबारी में 1949 में आपका 11 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इसी कारण से राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं और अगला क्वेश्चन या अगला टॉपिक ये है कि आपका उत्तर प्रदेश में आपका पुलिस सुधार हेतु कुछ समितियों का क्या किया गया, गठन किया गया। और ये पुलिस सुधार समितियां की सबसे पहली पहल किसके द्वारा की गई थी, तो ये सबसे पहली पहल केंद्र सरकार के द्वारा 1969-70 में की गई थी। और जब 69-70 में आपका ये केंद्र सरकार के द्वारा पुलिस सुधार के लिए पहल किया गया, तब जाकर के अब इस पुलिस सुधार का पहल करने में क्या क्या प्रावधान था, तो पहला था कि पुलिस को आधुनिक शस्त्रों के माध्यम से लैस किया जाए, क्योंकि बहुत अंग्रेज़ों के समय के वो पुराने हथियार हुआ करते थे, तो पुलिस को एकदम रिसेंटली शस्त्र प्रदान किया जाए। दूसरा कि राष्ट्रीय कृत्रिम उपग्रह तंत्र स्थापित किया जाए ताकि पुलिस को इस तरीके की सूचना आसानी से मिल सके। तीसरा आपका था कि वायरलेस संचार को बेहतर बनाया जाए, मतलब वायरलेस संचार बेहतर होगा तब जाकर के एक जगह से दूसरे जगह संचार या कम्युनिकेशन स्थापित होगा, तो आसानी से क्राइम को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है।
अब उसके बाद आपका जब इस तरीके का केंद्र सरकार ने उसका पहल किया, तब जा कर के अनेक समितियों का गठन किया गया। पुलिस सुधार के लिए क्या किया गया? अनेक समितियों का गठन, और इसी समिति के माध्यम से कुछ पुलिस सुधारों की बात की गई। अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है कि निम्न में कौन सा पुलिस सुधार से संबंधित समिति है, तो अब ये समिति का केवल आप लोग नाम जान लीजिए, बाकी इनके साथ क्या हुआ इतना डिटेल आपको पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं देना है। तो ये समितियों के अंतर्गत आपका कौन कौन सी समिति थी? तो पहली समिति है पद्मान भैया। तो के पद्मान भैया की एक समिति गठित की गई थी, और ये समिति कब गठित की गई थी? तो ये की गई थी जनवरी 2000 में। नोट कर लीजिएगा, जनवरी 2000 में ये समिति गठित की गई थी। फिर दूसरी समिति गठित की गई आपका नवंबर 2000 में। नवंबर 2000 में मलिमत समिति, और ये मलिमत समिति वाला क्वेश्चन आपका एसआई में क्वेश्चन पूछ चुका है कि मलिमत समिति का संबंध किससे है? तो ये पुलिस सुधार से है, जिसका गठन कब किया गया? नवंबर 2000 में, नवंबर 2000। और उसके बाद से जो तीसरी समिति गठित की गई वो है आपका सोली सोराब जी। अब ये सोली सोराब जी हैं, और इनका इस समिति का जो गठन किया गया था ये कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका सितंबर 2005 में। सितंबर 2005 में सोली सोराब जी समिति का गठन किया गया। अब इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा वाद है जो पुलिस सुधार से संबंधित है? तो पुलिस सुधार से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस का डिसीजन किया गया था, जिसका नाम था प्रकाश सिंह वर्सेज भारत संघ। प्रकाश सिंह वर्सेज भारत संघ। और इसी प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस व्यवस्था में सुधार करने हेतु अनेक मार्गदर्शन निर्धारित किया, जिसको कि राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के द्वारा फॉलो भी किया गया। तो इस तरीके से ये आपका पुलिस प्रणाली हो गया। और इसके बाद की वीडियो में मैं आप लोगों को पुलिस का जो पद है उस पद का ऊपर से लेकर के नीचे तक रैंक और उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, ये हम आपको अगले क्लास में लेकर के आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।